हम पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन से लोड के बारे में पढ़ रहे होंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा एनालिसिस किस लोड पे होगा? ग्रेजुअल, इंपैक्ट और सडन। अरे बोलो रे बाबा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी 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 बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। यस 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 यस, फटाफट बताओ। आप ग्रेजुअल लोडिंग में बिलीव करते हो, इंपैक्ट में या सडन में? मतलब कौन सा लोड आपको पढ़ना है, फटाफट बताओ। यस, यू विल डील विद द ग्रेजुअल लोडिंग। एकदम आपको पूरे सॉम में जो भी आप एनालिसिस पढ़ोगे दैट इज द ग्रेजुअल लोड। ठीक है, अगर सडन लोड होगा तो क्वेश्चन में बोलेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ टर्म पढ़ा था, जैसे टफनेस, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, है ना, देन रेजिलियंस, देन प्रूफ रेजिलियंस, देन मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, है ना, ये टर्म आपने पढ़ा था। तो टफनेस, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, दिस इज ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग, यस और नो? ये इंपैक्ट लोडिंग कारण है। और ये किसके कारण है? ड्यू टू योर स्टैटिक लोड, रुका हुआ लोड, है ना, डायनामिक लोडिंग नहीं कर रहे हम लोग, स्टैटिक लोडिंग, राइट? टफनेस बात करो या मॉडुलस ऑफ टफनेस बात करो, ये पूरे वॉल्यूम के लिए है, ये पर यूनिट वॉल्यूम के, जस्ट बिफोर फेलियर। यहां पे बियॉन्ड इलास्टिक, विद इन इलास्टिक लिमिट, एट इलास्टिक लिमिट, पर यूनिट वॉल्यूम। बस इतना याद रखना है, हो गया काम। एकदम फॉर्मूला वाला सेशन पहला हो चुका है बेटा ऋषि, फॉर्मूला वाला सेशन पहला हो चुका है, दूसरा सेशन 9:30 से शेड्यूल्ड है। भाई आज मेरे को आराम नहीं है, आज तो एकदम सर एकदम हवाई जहाज बन गए, है कि नहीं? एकदम सीधे हवाई फायर कर रहे हैं। चलो ओके, एकदम ठीक है। चलो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज assumptions इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बताएं, अगर तुमको एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस बनाने, मतलब जिसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन हुए, ठीक है, या मान लीजिए आपको आगे चल के ईएससी के क्वेश्चंस लगाने ऑब्जेक्टिव के, तो ये assumptions बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। या आपको assertion रीजनिंग के क्वेश्चंस बनाने आते हैं, जैसे ईएससी में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप ये जो टॉपिक है, ये जो चीज है, आप इसको बहुत ढंग से पढ़ो, चाहे वो सॉम में हो, चाहे वो ओसीएफ में हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट में हो, जियोटेक में हो, एनवायरमेंट में हो, कहीं भी आप पढ़ लो, कोई भी assumption पढ़ो, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ लो, वो ढंग से पढ़ना। क्यों ढंग से पढ़ना? क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो assumptions को हल्के में मत लेना, वरना तुमको हल्का कर देगा नंबर के टर्म में। ठीक है, चलो राइट। तो मेरे दोस्त, assumption में सबसे पहला assumption, आप कैसे बॉडी को डील कर रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी यू आर डीलिंग विद, फटाफट बताओ, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी यू आर डीलिंग विद, यस यस यस। अरे बाबा लाइक कर देना, अरे बाबा सेशन लाइक कर देना, हाँ, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। यस बोलो, आप कैसे बॉडी के लिए डील कर, यू आर डीलिंग विद द डिफॉर्मेबल बॉडी, है ना। तो पहला एजम्पशन ही बोलता है कि मटेरियल क्या है, डिफॉर्मेबल है, वो रिजिड क्यों ना हो, आप उसको डिफॉर्मेबल मानोगे। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, मटेरियल इज डिफॉर्मेबल, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूअस, मटेरियल इज डिफॉर्मेबल एंड कंटिन्यूअस। डिफॉर्मेबल का मतलब तुम जानते हो, डिफॉर्मेबल का मतलब क्या होता है कि अगर दो पॉइंट के बीच में दूरी सम एल है, तो अगर हमने एक्सटर्नल लोड लगाया, तो उस एक्सटर्नल लोड के कारण क्या हुआ, बॉडी डिफॉर्म करेगा, राइट। बॉडी डिफॉर्म का मतलब है बिटवीन द टू पॉइंट्स द लेंथ विल चेंज, द डायमेंशन विल चेंज, यस और नो। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉर्मेबल, नाउ व्हाट इज कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस का मतलब है सपाटा ट्रैक, मतलब कोई क्रैक नहीं दिखेगा, नो क्रैक्स विल बी ऑब्जर्व। जैसे तुमको ये स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रीन कंटिन्यूअस है या नहीं है? क्रैक होता तो कुछ लिख नहीं पाते, है ना। लिक्विड डिस्प्ले है भाई, लिक्विड डिस्प्ले है, पूरा खत्म हो जाएगा। अगर एक बार थोड़ा सा चनक आया, पूरा स्क्रीन खत्म, है कि नहीं। तो दैट इज हैविंग अ क्रैक्स इन इट, यहां पे कोई क्रैक नहीं होगा। कंटिन्यूअस मतलब नो क्रैक्स, कोई भी क्रैक्स नहीं होगा। बात समझा कि नहीं? कंटिन्यूअस मतलब नो क्रैक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको?
यस यस यस, कंटिन्यूअस मतलब नो क्रैक्स। चलिए ओके, तो आपका पहला हम क्या बोल रहे हैं, मैटेरियल इज डिफॉर्मेबल एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कोई क्रैक उसमें नहीं होगा, कोई क्रैक उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट हम बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, मैटेरियल इज होमोजीनस, होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक, होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक। अच्छा, होमोजीनस का क्या मतलब, कौन बताएगा? होमोजीनस का क्या मतलब, बहुत बार नाम सुने होंगे कॉलेज में या 11th-12th में। होमोजीनस का क्या मतलब है, बोलो रे बाबा, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनस? व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनस, फटाफट बताओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म होमोजीनस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म होमोजीनस? यस, what do you understand by the term homogeneous? सेम origin, सेम मटेरियल। अच्छा, और कुछ, और कुछ? श्रीकांत भाई साहब बोल रहे सेम origin, सूर्या बोल रहा है सेम मटेरियल, सेम कंपोजिट ऑफ पार्टिकल, शिवम बोल रहा है सेम कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल। ओके यस, और कोई जवाब देना चाहता है? चलो ठीक है, फिर सेम प्रॉपर्टी इन सेम डायरेक्शन। रोहित बोल रहा है सेम प्रॉपर्टी इन सेम डायरेक्शन। अच्छा ओके, और कुछ सर, और कुछ? सेम कॉन्स्टिट्यूएशन थ्रू आउट द बॉडी, वन डायरेक्शन इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम, 8 डायरेक्शन इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम। अच्छा देखो, होमोजीनस का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, सुनना बहुत ध्यान से, एक बार में क्लियर होगा, एक बार में क्लियर होगा, मेरी गारंटी, ठीक है, एक बार में क्लियर होगा, मेरी गारंटी। इधर हम लिख रहे हैं, इधर हम लिख रहे हैं, इसके आगे वाले पार्ट में होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब है, होमोजीनस का मतलब है, ठीक है, ऑल पॉइंट्स विद इन अ बॉडी, ऑल पॉइंट्स विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी in one particular direction, in one particular direction, in one particular direction, elastic property, elastic property, property is same। कहने का मतलब है कि एक बॉडी के अंदर, एक बॉडी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, एक बॉडी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, एक बॉडी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स बॉडी के अंदर हैं, ठीक है, अगर तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखो, अगर तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखो, इफ यू लुक इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेट अस से एच हम बात कर रहे हैं, लेट अस से हम एच बात कर रहे हैं, तो हर पॉइंट पे इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इलास्टिक प्रॉपर्टी इज फाउंड टू बी सेम। अगर एक जगह E1 है तो बाकी जगह भी E1 होगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बात समझा कि नहीं, बात समझा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट। लेकिन मेरे दोस्त एक बात बताओ, क्या हम वाई डायरेक्शन में अगर ये होमोजीनस है तो E2 बोल सकते हैं क्या? कम ऑन, हु कैन आंसर मी दिस क्वेश्चन? क्या हम वाई डायरेक्शन में एट एनी पॉइंट हम E2 बोल सकते हैं अगर हॉरिजॉन्टल में E1 बोले हैं तो? अगर हम हॉरिजॉन्टल में E1 बोले हैं तो वाई डायरेक्शन में हम E2 बोल सकते हैं? टेल मी यस और नो। बेटा ये अजम्पशन है, एक्चुअल में ऐसा मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? जो एग्जिस्ट ना करे हम उसको एज्यूम कर रहे हैं। बात समझा कि नहीं, बात समझा कि नहीं? तो ये हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा मटेरियल होगा, ऐसा बिहेवियर होगा, एक्चुअल में ऐसा मटेरियल नहीं होता है मेरे दोस्त। चलो बोलो, ये एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं? फटाफट जवाब दो। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा कर सकते हैं भाई। ये बोला एक डायरेक्शन के लिए बोला ना, दूसरे डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं बोला। हाँ, लेकिन अगर दूसरे डायरेक्शन में अगर तुम E2 मानोगे तो बाकी पॉइंट में भी तुमको क्या E2 मानना पड़ेगा। ये बात समझा कि नहीं समझा? ये बात समझ में आया कि नहीं आया भाई मेरे? ये क्या बोला, सुनना बहुत ध्यान से, प्रॉपर्टी को सुनना बहुत ध्यान से। क्या बोलता है?
all points within the body in one particular direction, property same. तो एक डायरेक्शन में सेम ना, बाकी डायरेक्शन के लिए तो नहीं बोला. एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन के लिए बोला, बाकी डायरेक्शन के लिए तो नहीं बोला. अगर दूसरे डायरेक्शन में E2 बोल रहे हो तो बाकी सब पॉइंट पे उस दूसरे डायरेक्शन में E2 होगा. ये बात समझा कि नहीं है? बोलो भाई, ये बात समझा कि नहीं? कितने लोग को ये बात क्लियर हो गया? थम्स अप दे दो जल्दी से. कितने लोग को ये बात क्लियर हो गया? कितने लोग को ये बात क्लियर हो गया? फटाफट थम्स अप दे दो. जितने लोग को ये बात क्लियर हो गया फटाफट थम्स अप दे दो. है भाई? होमोजीनस का मतलब क्लियर कि नहीं क्लियर? होमोजीनस का मतलब क्लियर कि नहीं क्लियर? है भाई? यस यस यस. चलो चलो चलो, क्लियर क्लियर, सबको क्लियर ना? एकदम एकदम एकदम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलो बहुत बढ़िया. ओके गुड. सर डायरेक्शन एक ही लेनी है, चाहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल. भाई अगर तुम हॉरिजॉन्टल ही हो तो बाकी सब पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल, अगर वर्टिकल ही हो तो बाकी सब पॉइंट पे वर्टिकल. राइट? चलिए ओके. नाउ दिस इज अबाउट होमोजीनस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आइसोट्रोपिक. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आइसोट्रोपिक. क्या जानते हो आइसोट्रोपिक के बारे में रे बाबा? क्या जानते हो आइसोट्रोपिक के बारे में? क्या जानते हो आइसोट्रोपिक के बारे में? फटाफट बताओ. व्हाट डू यू नो अबाउट द आइसोट्रोपिक? ये आइसोट्रोपिक क्या होता है? बोलो बोलो बोलो. ये आइसोट्रोपिक क्या होता है? ये आइसोट्रोपिक से क्या समझते हो? बोलो, आइसोट्रोपिक से क्या समझते हो? आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि अगर कोई एक पॉइंट पकड़ो, बॉडी के अंदर कोई एक पॉइंट पकड़ो, पकड़ लिया, कट, पकड़ लिया. अब इस पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में अगर देखे, एक पॉइंट पे पकड़ के सारे डायरेक्शन में देखे, तो एक पॉइंट पकड़ के अगर हम सारे डायरेक्शन में देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं? सेम बोल रहे हैं. एट ऑल द डायरेक्शन एट अ पॉइंट, इलास्टिक प्रॉपर्टी हम क्या बोल रहे हैं? सेम बोल रहे हैं. तो उसको हम बोल रहे हैं आइसोट्रोपिक. उसको हम बोल रहे हैं आइसोट्रोपिक. ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं आइसोट्रोपिक. एरोप्लेन लैंडिंग सडन लोड है या इंपैक्ट लोड? ये जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरे स्टूडेंट्स देंगे. पीयूष भाई, ये जवाब मैं नहीं दूंगा, पहले तुम लोग कमेंट में बताओ क्या होगा, फिर हम आगे बात करेंगे. आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक है ना? तो आइसोट्रोपिक क्या हो गया? आइसोट्रोपिक क्या हो गया? एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, at any particular point within the body, at any particular point within the body, in all the direction, elastic property is same. Elastic property is same. इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा. राइट? इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम. तो अब मेरे दोस्त समझो यहां पे, अगर मानो ये आपका मटेरियल है, इस मटेरियल में एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो एट दिस पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा. राइट? तो अगर हम बोल रहे हैं ये E1 है, तो हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगा? E1 होगा. हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगा? E1 होगा. बात समझे कि नहीं? लेकिन मेरे दोस्त, अगर हम मानो कि दूसरा पॉइंट लेते हैं, तो इस दूसरे पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन पे क्या हम E2 बोल सकते हैं? अगर ये मटेरियल आइसोट्रोपिक है तो. अगर ये मटेरियल आइसोट्रोपिक है तो बोलो. यस, एकदम इंपैक्ट होगा मेरे दोस्त. जब वो नीचे आ रहा है तो एक, आप देखो, एक रिजल्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है ना. ऐसा तो नहीं कि सीधे ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है. इट हैज सम कंपोनेंट डाउनवर्ड ऑल्सो. उस डाउनवर्ड कंपोनेंट से वो इंपैक्ट करेगा. इट हैज सर्टेन एनर्जी विथ विच इट इज इंपैक्टिंग द ग्राउंड. तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फोर्स पड़ रहा है. समझे कि नहीं? तो दैट इज अ इंपैक्ट लोडिंग. हाँ भाई, कर सकते हैं कि एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं. हाँ, लेकिन अगर एक डायरेक्शन में E2 है तो बाकी सब डायरेक्शन में क्या देंगे? बाकी सब डायरेक्शन में हम क्या देंगे? इट विल बी E2. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बाकी सब डायरेक्शन में E2 होगा. यस, एकदम एकदम समझ गया. अब तुम होशियार हो गए, अब तुम होशियार हो गए. चलो, तो अब अगर हम बोलते हैं कि भाई ये होमोजीनस प्लस आइसोट्रोपिक है. अब अगर हम ये बोलते हैं कि होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक दोनों है,
होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक दोनों है। अगर मानो तुमने ये बोला कि भाई होमोजीनस भी है और आइसोट्रॉपिक भी है, then in that case what will happen? Come on, tell me first. Then in that case what will happen? अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई होमोजीनस भी है और आइसोट्रॉपिक भी है, तो उस समय क्या होगा? उस समय ये होगा कि तुम किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चल जाओ, मटेरियल का इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगा। तुम किसी भी पॉइंट पे चल जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चल जाओ, मटेरियल का इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगा। अब ये कैसे होगा? देखो यहां पे, मान लो ये तुम्हारा कोई बॉडी है, राइट? इस बॉडी पे हम मान लो 2 पॉइंट ले रहे हैं, आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स ऑन द बॉडी, ओके? अगर ये होमोजीनस है मेरे दोस्त, तो होमोजीनस में एक जगह अगर प्रॉपर्टी ई है, तो दूसरे पॉइंट पे भी सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी ई होगा या नहीं होगा? अब अगर इसको हम आइसोट्रॉपिक बोल रहे हैं, तो भाई ये अगर आइसोट्रॉपिक है, तो इस पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या हो गया? ई हो गया। सिमिलरली अगर ये आइसोट्रॉपिक है, तो सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या हो गया? ई हो गया। बोलो हाँ या ना, फटाफट बता दो। यस, तो तुम किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में देखो, मटेरियल का इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा। द मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज। बात समझ में आया कि नहीं? इसी को आप क्या बोल रहे हो? होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, सो होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक मींस व्हाट? एट एनी पॉइंट within the body, at any point within the body, in any particular direction, material elastic property is found to be same. Is it clear to everyone? Is found to be same. Is it clear to everyone? Come on, tell me first. Yes, is it clear to everyone? तो भाई होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक, ये मतलब सबको समझ में आया कि नहीं आया? होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये मत बोलना सर सेम कंपोजिशन, सेम मटेरियल थ्रूआउट, ये सब मत बोलना, ठीक है? यहां पे इलास्टिक प्रॉपर्टी से गवर्न होता है, ओके? चलो, तो आपका ये प्रिंसिपल हो गया होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक, ठीक है? अब इसी में मान लो आपका मटेरियल क्या है? आपका मटेरियल एक है एनिसोट्रॉपिक, एक आपका क्या है? एनिसोट्रॉपिक, ठीक है? और दूसरा आपका ऑर्थोट्रॉपिक। एक आपका एनिसोट्रॉपिक, दूसरा आपका ऑर्थोट्रॉपिक। तो क्या होता है एनिसोट्रॉपिक? What is the anisotropy? फटाफट बता दो एनीवन, what is anisotropy? ये anisotropy क्या होता है? एई एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक मतलब? यस, बोलो भाई, anisotropy क्या होता है? टेल मी फर्स्ट व्हाट इज anisotropy? एनिसोट्रॉपिक, देखो कोई भी वर्ड के आगे ए या एन आ जाए तो निगेशन हो जाता है। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब तुम जानते हो, तो एनिसोट्रॉपिक क्या हो जाएगा? उसका उल्टा। एनिसोट्रॉपिक का क्या मतलब हो गया कि एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट विद इन द बॉडी, इन ऑल द डायरेक्शन, मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। यस और नो? ठीक है? क्या बोल रहे हैं यहां पे? यस, बोल रहे हैं हम एट एनी पॉइंट विद इन द body, in all the direction, material elastic property will be different. Material elastic property will be different. Is it clear? Different होगा, same नहीं होगा. It will be different. Okay? It will be different. जैसे आपका ये कोई बॉडी ले रही है, इस बॉडी में एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पे आपके सारे डायरेक्शन में, इस पॉइंट के सारे डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या होगा? डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। बात समझा कि नहीं? अगर एक E1 है, E2, E3, E4, E5, इट विल बी डिफरेंट। तो ये आपका होता है क्या? एनिसोट्रॉपिक। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, यस, एकदम बॉडी के सारे पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, दैट इज द एनिसोट्रॉपिक।
ठीक है ना। व्हाट इज ऑर्थोट्रॉपिक? ऑर्थोट्रॉपिक क्या होगा? व्हाट इज ऑर्थोट्रॉपिक? ऑर्थोट्रॉपिक क्या होता है फटाफट बताओ। व्हाट इज ऑर्थोट्रॉपिक? ऑर्थोट्रॉपिक से क्या समझते हो? ऑर्थोट्रॉप्स, ऑर्थोट्रॉप्स मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऑर्थोट्रॉप्स मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना। तो अब मेरे ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल? यस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल? बोलो भाई, जहां पे क्या मतलब है समझो। ऑर्थोट्रॉपिक का मतलब है कि एक पॉइंट पे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो गया? मान लो ये x, ये y, ये z, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं? तो ऑर्थोट्रॉपिक का मतलब क्या है? किसी एक पॉइंट पे तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मटेरियल का इलास्टिक प्रॉपर्टी, अगर मटेरियल का इलास्टिक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, अगर मटेरियल का इलास्टिक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तब वो ऑर्थोट्रॉपिक कहलाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? at any point within the body if elastic property in three mutually perpendicular direction are different, then material is orthotropic. Is it clear? तब material क्या होगा? that will be orthotropic. then material is orthotropic. वहां पे आपका material क्या हो गया? orthotropic हो गया। तो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है। तो मान लीजिए ये एक डायरेक्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। These are three mutually perpendicular direction. ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है? तीनों डायरेक्शन में क्या है? डिफरेंट है। प्रॉपर्टी इन ऑल द थ्री डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी इन ऑल द थ्री डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। ठीक है, जनरली आपके जितने भी मटेरियल है, वुड है, ये सब जितने भी है, सारे ऑर्थोट्रॉप मतलब एनिसोट्रॉपिक के अंदर में ही आते हैं। सारे एनिसोट्रॉपिक के ही अंदर में आते हैं, समझे कि नहीं? सारे एनिसोट्रॉपिक के अंदर में आते हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, कि कैन आई से anisotropic is a part of orthotropic, or can I say orthotropic is a part of anisotropic? Come on, tell me first. कौन सा स्टेटमेंट हम बोलेंगे? Anisotropic is a part of orthotropic or orthotropic is a part of anisotropic? Which is the correct statement? अनन्य, कैन अ बॉडी बी होमोजीनस एंड एनिसोट्रॉपिक? एकदम होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, वो उसके मटेरियल के फैब्रिकेशन पे डिपेंड करता है। हाँ भाई बोलो, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? एनिसोट्रॉपिक इज अ पार्ट ऑफ ऑर्थोट्रॉपिक और ऑर्थोट्रॉपिक इज अ पार्ट ऑफ एनिसोट्रॉपिक? विच वी कैन से ऑर्थोट्रॉपिक इन एनिसोट्रॉपिक? एकदम सही जवाब है, ऑर्थोट्रॉपिक कैन बी पार्ट ऑफ एनिसोट्रॉपिक। एकदम सही जवाब है, यस, एकदम मेरे दोस्त, राइट। तो अब देखो यहां पे वापस आते अपने पॉइंट पे। तो मटेरियल, मेरे को तो बस पढ़ाना था इतना, मेरा काम बस इतना था, लेकिन हमने देखो कितना डिटेल में जाके पढ़ लिया। अब तुम कभी भी भूल सकता है क्या होमोजीनस और आइसोट्रॉपिक क्या होता है? और अभी हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार ये टर्म हम लेके आएंगे, बार बार ये चीज लाएंगे, सवाल में भी हम लेके आएंगे, सवाल में तो पता नहीं कितना बार लाएंगे। ठीक है, तो एक बार यहां पे सेट करना है, उसके बाद तो आसान है ना। यस, ऑर्थोट्रॉपिक इज अ पार्ट ऑफ एनिसोट्रॉपिक। एकदम राइट। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, assumption के। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज नेग्लेक्टेड। क्या बोलता है? सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज नेग्लेक्टेड एंड ओनली द सरफेस फोर्सेज आर कंसीडर्ड। क्या बोल रहा है? सेल्फ वेट और डेड लोड, सेल्फ वेट को ही डेड लोड बोलते हैं, पता है कि नहीं पता है? सेल्फ वेट को ही डेड लोड बोलते हैं, पता है कि नहीं पता? ये बात नहीं पता है तो सीख लो। सेल्फ वेट और डेड लोड ऑफ द members are neglected and only surface forces are considered, and only surface forces
surface forces are considered and only surface forces are considered. सिर्फ और सिर्फ सरफेस फोर्सेस हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है, यू हैव अ बॉडी, राइट, एंड ऑन दिस बॉडी सम फोर्सेस आर एक्टिंग, ऑन दिस बॉडी सम फोर्सेस आर एक्टिंग, राइट, सम फोर्सेस आर एक्टिंग, ओके, दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द वेट इज mg. तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसको कंसिडर करे, किसको कंसिडर नहीं करे. अगर मान लो ये फोर्स है 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो कौन सा हम नेग्लेक्ट करने बोल रहा है, कौन सा फोर्स आपको नेग्लेक्ट करने बोल रहा है, बोलो कौन सा फोर्स आपको नेग्लेक्ट करने बोल रहा है. आपके पास 4 फोर्स है, 1 2 3 4 है ना, आपको बोल रहा है कि एक फोर्स नेग्लेक्ट करना है. कौन सा फोर्स नेग्लेक्ट करेंगे, विच फोर्स वी विल बी नेग्लेक्टिंग, कम ऑन टेल मी फर्स्ट, विच फोर्स वी विल बी नेग्लेक्टिंग, कम ऑन टेल मी फर्स्ट. यस, कौन सा फोर्स हम नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, कौन सा फोर्स हम नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, बताओ भाई, विच फोर्स वी विल नेग्लेक्टिंग. फोर्थ वन mg, एकदम सेल्फ वेट, खुद का वजन नेग्लेक्ट करेंगे, बाकी सारा फोर्स कंसीडर कर रहे होंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन, तीनों एजम्पशन क्लियर है, तीनों एजम्पशन क्लियर है सबको, बोलो यार. आज तक कभी ऐसे एजम्पशंस पढ़ा है क्या, हमेशा रट के गया एग्जाम में कि भाई 5 नंबर का पेपर आएगा, पेपर में 5 नंबर का एजम्पशन आएगा, रट के चल जाओ, याद नहीं आता था बगल वाले से पूछ के लिखते थे, है ना, करते थे कि नहीं भाई, पता नहीं तुम करते थे, मैं तो करता था, है कि नहीं, एकदम एकदम राइट राइट राइट. चलो, तो ये आपके 3 एजम्पशन हो गए, दीज आर द 3 एजम्पशन. नाउ मूविंग टू द फोर्थ एजम्पशन, मूविंग टू द फोर्थ एजम्पशन. तो फोर्थ एजम्पशन क्या बोलता है, व्हाट डज द फोर्थ एजम्पशन से, व्हाट डज द फोर्थ एजम्पशन से, फोर्थ एजम्पशन क्या बोलता है, फोर्थ एजम्पशन बोलता है, फोर्थ एजम्पशन बोलता है कि दैट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल is valid because Hooke's law is valid, because Hooke's law is valid. Superposition principle is valid because Hooke's law is valid. अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, अब मेरे दोस्त एक बात बताओ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पहले क्या है. हुक्स लॉ तो हम लोग जानते हैं, क्या होता है हुक्स लॉ, क्या होता है हुक्स लॉ, व्हाट इज द हुक्स लॉ, व्हाट इज द हुक्स लॉ, फटाफट बता दो, व्हाट इज द हुक्स लॉ. ये हुक्स लॉ क्या है, ये हुक्स लॉ क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं तुम लोग को हुक्स लॉ क्या होता है. व्हाट इज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या होता है, बोलो रे बाबा, जल्दी जल्दी जल्दी, सब भूल जाता है, सब भुलक्कड़ हो गया है, सब भुलक्कड़ हो गया है, सब भुलक्कड़ हो गया है. यस, फटाफट बताओ सारे लोग, फटाफट बताओ सारे लोग, ये हुक्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज दिस हुक्स लॉ, व्हाट इज दिस हुक्स लॉ. स्ट्रेस इज डायरेक्ट, फिर वही बात बोला, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. विद इन व्हाट सूरज भाई, विद इन व्हाट, सिर्फ इतना बोलने से आंसर नहीं आता. स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन, it's not complete definition. Yes, within proportionality limit stress is directly proportional to strain, है ना, ये हम पहले ही बताएं आपको. हुक्स लॉ क्या है मेरे दोस्त, ये क्या है, विदिन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, विदिन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है, तो ये तो आपका ये हो गया. चलो, अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या समझते हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आप क्या समझते हो. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, अभी मैं ओवरव्यू दे रहे, बाद में इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे. कि मान लो तुम कोई एक बार ली है, यू हैव टेकन अ बार, द लेंथ ऑफ द बार इज L, द लेंथ ऑफ द बार इज L, एंड ऑन दिस बार आपने एक लोड लगाया P1. अब ये जो लोड P1 है, ये जो लोड P1 है, दिस लोड इज विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. ये जो लोड P1 है, दिस लोड इज विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. तो जब ये लोड आपने लगाया तो ये बॉडी डिफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, बोलो. दिस बॉडी विल डिफॉर्म. लेट अस से बॉडी डिफॉर्म होके हुआ Δ1.
ये बॉडी डिफॉर्म होके हुआ डेल्टा 1। तो अगर ये बॉडी डिफॉर्म होके हुआ डेल्टा 1, तो जब हम ये लोड रिमूव करेंगे तो ये वापस अपने पोजीशन पे जाएगा या नहीं जाएगा? जब हम ये लोड रिमूव करेंगे तो ये लोड अपने पोजीशन पे जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो यार, है भाई? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ। जब मैंने पहले बोला ये लोड इज विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ठीक है? तो जब आप ये लोड रिमूव करोगे तो ये जो डिफॉर्मेशन आया डेल्टा 1 का, ये रिमूव होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर है। तो लोड रिमूव करोगे वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है? सिमिलरली अगला अगर हम बात करते हैं, सेम मटेरियल लोड रिमूव करने के बाद, सेम मटेरियल लोड रिमूव करने के बाद अपने इनिशियल पोजीशन पे है, ठीक है? वापस इस पे लोड लगा रहे हैं P2, एंड दिस P2 लोड is also within the proportionality limit. So again deformation is there. Let us say deformation is delta 2. Let us say deformation is delta 2. ठीक है, फिर से लोड रिमूव कर दिए। अब हम क्या किए कि वापस से आप ये पोजीशन पे रीगेन करने के बाद हम लोड लगाना चाहते हैं P1 प्लस P2, ठीक है? P1 प्लस P2 लोड लगाना चाहते हैं, और ये डेल्टा आया, ये डिफॉर्मेशन आया, ये लोड, ये जो P1 P2 का लोड है, दिस इज ऑल्सो विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ये भी क्या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये जो डेल्टा है दैट इज द इफेक्ट ऑफ द लोड, लोड का इफेक्ट दैट इज द डिफॉर्मेशन। ये जो डेल्टा है दिस इज सम ऑफ द इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन। अगर इंडिविजुअली लगाएं, अगर इनको इंडिविजुअली लगाएं तो इन दोनों का अगर हम सम करें तो इसके बराबर होगा। बात समझा कि नहीं? बात समझा कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? राइट। सो दिस इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है। तो इसी पे एक सवाल हम उठाते हैं, इसी पे एक सवाल उठाते हैं। आईएएस 2006 का सवाल है। आईएएस 2006 बड़ा अच्छा सवाल है, हर साल करवाता हूं, ठीक है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। कि भाई मेरे, मान लो आपने लोड डिफ्लेक्शन कर्व बनाया, ठीक है? यू हैव ड्रॉन द लोड डिफ्लेक्शन कर्व एंड दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ओके? ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। अब मेरे दोस्त, एक लोड हम लगाए P1 और डिफ्लेक्शन आया डेल्टा 1, एक लोड हम लगाए P2 और डिफ्लेक्शन आया डेल्टा 2, ओके? अब बोल रहा है कि अगर हम P1 प्लस P2 लोड लगाते हैं, इफ P1 प्लस P2 लोड इज अप्लाइड, देन deformation is given by, then deformation is given by option A delta 1, option B delta 2, option C delta 1 plus delta 2, option D none of these, none of these. Yes, come on, answer fast, come on, answer fast. Which of the following four will be correct? Which of the following four will be correct? Yes, who can answer? Who can answer? Who can answer? फटाफट बताओ, who can answer? If the P1 plus P2 load is applied, then the deformation is given by, come on, answer it first. IAS 2006 का सवाल है ये, IAS 2006 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2006। बोलो भाई। सी डी नोटा, नन ऑफ द अबव। अरे बाप रे बाप, नोटा दबाएगा तुम, हैं? नोटा दबाएगा तुम, है भाई? चलो गुड, बढ़िया है, दबाना बढ़िया से नोटा, है कि नहीं? चलो गुड, एकदम एकदम, चलो गुड। यार एक बात बताओ, जो बच्चा सी बोल रहा है, मेरा कंडीशन क्या था? मेरा कंडीशन क्या था? मेरा कंडीशन ये था, मेरा कंडीशन ये था कि दोनों लोड प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर होने चाहिए। मैंने बात बोला था कि नहीं बोला था? अब यार एक बात बताओ, अगर P1 के करस्पॉन्डिंग डेल्टा 1 है, P2 के करस्पॉन्डिंग डेल्टा 2 है, तो अगर दोनों लगाओगे तो भाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 या डेल्टा 1 है सिर्फ डेल्टा 2 तो नहीं होगा, है कि नहीं?
सुपरपोजिशन वैलिड है नहीं। आप जब लोड लगाओ तो भाई वो डेल्टा 2 से तो ज्यादा ही होगा ना, कम तो होगा नहीं, ज्यादा ही होगा। तो ये आंसर मतलब नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। अरे बाबा सिर्फ डेल्टा 2 कैसे हो सकता है? आप P1 से ज्यादा लोड अप्लाई कर रहे हो, मतलब जो ये P2 है, जो आप ये P2 इससे ज्यादा लोड अप्लाई कर रहे हो। तो अगर तुम P2 से ज्यादा लोड अप्लाई करो तो डिफॉर्मेशन बढ़ भी सकता है ना मेरे दोस्त, यस और नो? वही डिफॉर्मेशन तो नहीं होगा, वही डिफॉर्मेशन तो नहीं होगा, बात समझा कि नहीं? वही डिफॉर्मेशन तो नहीं होगा। इज इट क्लियर? उससे थोड़ा डिफरेंट ही रहेगा ना। इट कैन नॉट बी डेल्टा 1, इट कैन नॉट बी डेल्टा 2, इट विल बी डिफरेंट, ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंट, राइट? और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा नहीं, क्योंकि सुपरपोजिशन लग नहीं रहा है, सुपरपोजिशन लग नहीं रहा है, राइट? समझ नहीं आया है? क्या नहीं आया भाई समझ में? यार देखो, आपका ये जो लोड, ये जो P2 लोड है, दिस इज नॉट विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो अगर P2 लोड इज नॉट विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, तो P1 प्लस P2 इज ऑल्सो नॉट विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर नहीं है तो सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट वैलिड, यस और नो? सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट वैलिड। तो भाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 तो नहीं होगा, ठीक है? अब तुम्हारा लोड P1 तो है नहीं, तुम्हारा लोड P2 तो है नहीं कि डेल्टा 1 या डेल्टा 2 आए, है ना? तुम्हारा लोड अलग है, बात समझे? सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट राइट डेल्टा 1, यू कैन नॉट राइट डेल्टा 2। आंसर इज नन ऑफ दीज, आंसर इज नन ऑफ दीज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, बात समझा कि नहीं? चलो ओके गुड, राइट? तो सिर्फ पढ़ना नहीं है मेरे दोस्त, मैं बार बार बोलता हूं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, रिजल्ट लाना है। नौकरी चाहिए ना, तो नौकरी तब मिलेगी जब अपने आप को काबिल बनाओगे, है ना? आईएएस के क्वेश्चन बना लोगे, कब बना लोगे? जब तुम काबिल बनोगे। बेकाबिल इंसान को कोई नहीं पूछता इस दुनिया में, समझा कि नहीं? जो काबिल नहीं उसको कोई नहीं पूछता, यह बात याद रखना, ठीक है? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे दोस्त? नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमने अभी तक कितने एजम्पशन पढ़ ले? 4 एजम्पशन पढ़े, ठीक है? 2 एजम्पशन और पढ़ेंगे। क्या एजम्पशन? 2 नहीं 3 पढ़ेंगे। 5वां एजम्पशन क्या बोलता है? 5वां एजम्पशन क्या बोलता है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर कंसिडर्ड वेयर एज ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नेग्लेक्टेड। क्या बोल रहा है भाई? इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन are considered, whereas true stress and strain are neglected. अब ये है क्या? What do you mean by this? Engineering stress and strain, true stress and strain. Yes, what do you mean by this? देखो, मान लो आपने एक बार लिया, यू हैव टेकन अ बार, ठीक है? बार का मतलब क्या है रे? कोई और मतलब मत निकाल लेना, है? कोई और मतलब मत निकाल लेना बार का, समझा कि नहीं? एक बार पे हमने एक्सियल लोड लगाया, ठीक है? मुझे पता है सारे कॉलेज गोइंग हो, बार का बहुत तुम लोग मतलब निकालते हो, ठीक है? चलो देखो, तो ये क्या है? अब ये आपका बार है, तो इस बार पे हमने एक्सियल लोड लगाया टेंसाइल, तो ये बार क्या किया? डिफॉर्म कर गया। क्या कर दिया? डिफॉर्म कर गया। ये बार डिफॉर्म कर गया। अब जब बार डिफॉर्म किया, डिफॉर्म होके क्या पहुंचा? L प्लस डेल्टा, डिफॉर्म होके पहुंचा L प्लस डेल्टा, राइट? तो अब देखो, एक जब लोड तुमने नहीं लगाया तो ये किसका इनिशियल एरिया था। अब जब ये डिफॉर्म हो रहा है तो इसका एरिया क्या है? किसी इंस्टेंट पे A डैश है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे A डैश है, ठीक है? तो अगर तुमने इनिशियल एरिया लिया, अगर लोड लगाने से पहले वाला एरिया लिया और उसके बाद स्ट्रेस लिखा, तो उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं भाई? व्हाट डू यू मीन बाय इंजीनियरिंग स्ट्रेस? व्हाट डू यू मीन बाय इंजीनियरिंग स्ट्रेस? इट इज नथिंग बट लोड, इट इज नथिंग बट लोड अपॉन इनिशियल एरिया, ठीक है? लोड अपॉन इनिशियल एरिया, ठीक है? इनिशियल एरिया दैट इज, मानो लोड लगा है P, इनिशियल एरिया A,
तो लोड अपॉन इनिशियल एरिया, दैट इज योर इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। नाउ माय डियर फ्रेंड, अगला हम बात करें ट्रू स्ट्रेस। अगला हम बात करें ट्रू स्ट्रेस। तो अब ये ट्रू स्ट्रेस क्या है, अब ये ट्रू स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज दिस ट्रू स्ट्रेस? किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आप एरिया कंसिडर कर रहे हो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आप एरिया कंसिडर कर रहे हो, सो दैट इज योर ट्रू स्ट्रेस। मतलब लोड लगा, डिफॉर्म हुआ, किसी इंस्टेंट पे आप अगर एरिया कंसिडर कर रहे हो, सो दैट विल गिव यू द ट्रू स्ट्रेस। तो ट्रू स्ट्रेस का मतलब क्या है मेरे दोस्त? लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। बात समझा कि नहीं? लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। अब तुमको इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, ये मैकेनिकल वालों के लिए है, उनको डिटेल पढ़ना होता है। मशीन डिजाइन में वो डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, हमारे कोई काम का नहीं है। मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं मशीन डिजाइन में, समझा कि नहीं? तो हमको उतना पढ़ना है जितना अपने काम का है। ठीक है, इवन जो मैकेनिकल का भी स्टूडेंट देख रहा है, तो मैकेनिकल स्टूडेंट जान ले इसका डिटेल आप पढ़ते हो मशीन डिजाइन में। ठीक है, उनको वहां पे आपका अलग से टॉपिक ही है, वहां पे आप डिजाइन भी करते हो। ठीक है, तो लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया दैट इज P by A dash, P by A dash। इज इट क्लियर? एकदम बात समझे? तो क्या बोल रहा है तुमको? इंजीनियरिंग कंसिडर करो, ट्रू को नेग्लेक्ट करो। इंजीनियरिंग कंसिडर करो, ट्रू को नेग्लेक्ट करो। बात समझे? इंजीनियरिंग कंसिडर करो, ट्रू को नेग्लेक्ट करो। अब मेरे दोस्त यहां समझोगे ध्यान से, जब हम बोल रहे हैं ट्रू को नेग्लेक्ट करो, एक्चुअल में किसी भी टाइम पे यही स्ट्रेस कंसिडर होना चाहिए, बट हर समय तुम बैठ के वहां का एरिया निकाल नहीं सकते। इसी कारण से आप क्या करते हो? इंजीनियरिंग स्ट्रेस कंसिडर करते हो। बात समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, टेल मी फास्ट। यस, इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज योर फिफ्थ assumption. This is your fifth assumption. Is it clear? Right. चलिए, so moving to the next. Moving to the next. पांचवा assumption हो गया, छठा assumption पे आते हैं। छठा assumption बोलता है क्या? Material is prismatic. अब ये बड़ा काम का चीज है। Material is prismatic. Now prismatic का मतलब क्या है? What do you mean by prismatic रे बाबा? Prismatic का मतलब क्या है? ये शीशा का ग्लास देख रहा है सारा लोग, सब लोग को शीशा ग्लास, पानी गिर गया है, शीशा का ग्लास दिख रहा है सबको? है, दिख रहा है? अगर तुम देखो ये जो भी शेप का है, ये जो भी शेप का है, वट एवर द शेप इट इज, आप किसी भी सेक्शन पे कट करोगे, ये एंड छोड़ दो, ये एंड नहीं बोल रहा है, जो आपका पूरा कवर्ड है वो नहीं बोल रहा, बीच का पार्ट बोल रहे हो, तो तुम कहीं भी सेक्शन कट करोगे, अगर हर सेक्शन पे आपका क्रॉस सेक्शन सेम है, अगर आपका क्रॉस सेक्शन सेम है, कौन सा शेप है ये बे? ये आपका हेक्सागन है, 8 साइड बना हुआ है। ठीक है, हेक्सागन है। अब कहीं भी सेक्शन कट करो, आपका हेक्सागन ही मिलेगा और डायमेंशन भी सेम मिलेगा, डायमेंशन अलग अलग नहीं मिलेगा। तो ऐसे मटेरियल को आप बोलोगे प्रिज्मेटिक। ऐसे मटेरियल को आप क्या बोलोगे? प्रिज्मेटिक। लेकिन अगर ऐसा है कि डायमेंशन बदल रहा है, डायमेंशन क्या हो रहा है? बदल रहा है। जैसे मान लो कोन है, एक कोन पे तुम लोड लगा रहे हो, तो कोन पे क्या सर्कुलर तो हर सेक्शन है, लेकिन डायमेंशन क्या हो रहा है? बदल रहा है। द डायमेंशन इज चेंजिंग राइट अलॉन्ग द लेंथ। तो मेरे दोस्त ऐसे को हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रिज्मेटिक। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्मेटिक? प्रिज्मेटिक का मतलब है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ, दैट इज मीन बाय प्रिज्मेटिक। ठीक है, मतलब जैसे आपका सिलेंडर ले लो, जैसे आपका मान लो सिलेंडर है, लेट अस टेक सिलेंडर। ओके, सिलेंडर मानो ले लिया। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज प्रिज्मेटिक ओवर अ लेंथ एट एनी सेक्शन, द क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर एंड द डायमेंशन इज सेम राइट। लेकिन यही अगर हम बोल दे, यही अगर हम ये बोल दे राइट, दिस ये तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? What is this? This is non-prismatic. सर्कुलर तो है लेकिन डायमेंशन सेम नहीं है। सर्कुलर तो है लेकिन डायमेंशन सेम नहीं है along the length. बात समझ में आया कि नहीं आया? Is this point clear to everyone? Is this point clear to everyone? फटाफट बोल दो भाई। Is this point clear to everyone? Yes, 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 yes. एकदम मेरे दोस्त, एकदम। एरिया क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट, इसको आप बोलते हो टैपर्ड बार। क्या बोलते हो आप? टैपर्ड बार। क्या बोलते हो? टैपर्ड बार।
टैपर्ड बार है ना, टैपर्ड बार बीम में भी पढ़ेंगे, टैपर्ड बीम भी पढ़ ले होंगे हम लोग, राइट। चलो, तो ये तो हो गया आपका छठा एजम्पशन। सातवां एजम्पशन क्या बोलता है? सातवां एजम्पशन क्या बोलता है? रेसिडुअल स्ट्रेस। देयर इज नो रेसिडुअल स्ट्रेस, नो रेसिडुअल स्ट्रेस इज प्रेजेंट, नो रेसिडुअल स्ट्रेस इज प्रेजेंट, नो रेसिडुअल स्ट्रेस इज प्रेजेंट। अब रेसिडुअल स्ट्रेस का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडुअल स्ट्रेस? रेसिड्यू नाम से ही क्लियर है, रेसिडुअल स्ट्रेस, रेसिड्यू स्ट्रेस मतलब क्या? बचा हुआ स्ट्रेस, है ना। रेसिडुअल मतलब क्या? बचा हुआ स्ट्रेस। कहने का मतलब है कि बिफोर द एक्चुअल लोडिंग, बिफोर द एक्चुअल लोडिंग, एक्चुअल लोडिंग से पहले, ठीक है, एक्चुअल लोडिंग से पहले कोई भी स्ट्रेस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं है। बात समझा कि नहीं? तो रेसिडुअल स्ट्रेस का क्या मतलब है? ये वो स्ट्रेस है जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है बिफोर द एक्चुअल लोडिंग। मान लो कोई ट्रांसपोर्ट होके आया या कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई स्ट्रेस आया, तो ये सारा स्ट्रेस हम क्या बोलेंगे? ये सारा रेसिडुअल में आता है और इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे होंगे ड्यूरिंग द डिजाइन। इज इट क्लियर? राइट, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर ड्यूरिंग द डिजाइन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन सेम, इंजीनियरिंग स्ट्रेन ट्रू स्ट्रेन वहां पे आपका एट एनी इंस्टेंट आप बात करते हो, और जब ट्रू स्ट्रेन बात करते हो तो इंस्टेंट पे नहीं लेते हो आप, फाइनल वर्सेस इनिशियल, बस। ठीक है, बात क्लियर हुआ सबको? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेस। तो ये आपके 7 एजम्पशन है जो हमने कवर किए हैं। अच्छा सर, प्री कंसोलिडेटेड सॉइल पे ये ही तो है ना, प्री कंसोलिडेटेड सॉइल। यार देखो, सॉइल इज अ डिफरेंट पार्ट, आप स्ट्रक्चर में डील कर रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट सॉइल इज नॉट अ सॉलिड, वो कोई सॉलिड नहीं है सिर्फ, या कोई गैस नहीं है, कोई फ्लूइड नहीं, कॉम्बिनेशन है तीनों का, ठीक है। तो आप सिर्फ सॉलिड का नेचर सॉइल पे आप नहीं लगा सकते, समझ रहे हो? सॉलिड की प्रॉपर्टी यहां पे सिर्फ नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पे सॉलिड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, तीनों अवेलेबल है। समझा कि नहीं? इट्स अ 3 फेज सिस्टम। यस, एक्चुअल स्ट्रेस इज अ ट्रू स्ट्रेस, जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर पे लग रहा होता है किसी इंस्टेंट पे, दैट इज अ ट्रू स्ट्रेस, बट हम उसको कंसर्न नहीं करते हैं। तो कैसे ओवरकम करेंगे? वी विल कवर दैट इन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हमने टोटल 7 assumptions पढ़े। कौन कौन से? डिफॉर्मेबल कंटिन्यूअस, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, डेड लोड नेग्लेक्टेड, सेल बेड एंड सरफेस फोर्स कंसीडर्ड, राइट। देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड। Thereafter we have seen the engineer stress and true stress, and the last we have seen the matter prismatic and your residual stress is considered, right? तो ये सारा चीज हमने देख लिया, okay? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.